चलिए दोस्तों, आज हम लोग जो है कक्षा 6 का भूगोल पढ़ेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश में एससीईआरटी के नाम से जाना जाता है। इसका भूगोल का जो है पहला पार्ट है हमारा सौरमंडल। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप, पार्ट का नाम पहला ही है हमारा सौरमंडल। ठीक, इसमें हम लोग जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको पहले पढ़ेंगे। तो रात में जब हम छत या किसी खुले स्थान से आकाश की ओर देखते हैं तो हमें अनेक चमकती हुई आकृतियाँ दिखाई देती हैं। जब हम लोग आकाश की तरफ देखते हैं तो हमें अनेक जो है चमकती हुई आकृतियाँ दिखाई देती हैं। इनमें चंद्रमा, तारे शामिल होते हैं और नगरों के तेज प्रकाश और प्रदूषण युक्त आसमान से दूर जाने पर यह आकृतियाँ अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट दिखाई देती हैं। दोस्तों, जब आप साफ जैसे गांव में आप हैं या फिर शहर से थोड़े से दूर हैं और फिर आप आसमान की तरफ देखेंगे तो आपको जो है आसमान में साफ साफ चांद, तारे ये सब दिखाई देंगे। आपने सोचा तो होगा ही कि ये सब क्या हैं, इन्हें क्या कहते हैं। पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाली ये आकृतियाँ आकाशीय पिंड या फिर खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ठीक, ये जो आकृतियाँ हैं दोस्तों, ये आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ठीक, अब इसमें जो है सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि शामिल हैं। आइए विचार करें। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि चंद्रमा युक्त रातों में तारे एवं अन्य आकाशीय पिंड कम स्पष्ट दिखाई देते हैं। सूर्य के अतिरिक्त अन्य आकाशीय पिंड दिन में क्यों नहीं दिखाई देते। जैसे आप देखते हैं रात में चांद दिखाई देता है, तारा दिखाई देता है, लेकिन जब दिन होता है तो सिर्फ सूर्य ही दिखाई क्यों देता है, चंद्रमा दिखाई क्यों नहीं देता। कभी कभी प्रातः या शाम के टाइम काल में चंद्रमा हल्के रंग का क्यों दिखाई देता है। मतलब किसी दिन बहुत बड़ा दिखाई देता है, किसी दिन छोटा दिखाई देता है, तो ऐसा क्यों होता है। क्या इसका कारण सूर्य अथवा चंद्रमा का तेज प्रकाश है, ऐसा ये पूछ रहे हैं। रात के आकाश में टिमटिमाती हुई आकृतियों में तारे, अन्य आकाशीय पिंड शामिल हैं। तारे गर्म गैसों से बने गोले हैं। इनमें स्वयं तारा उत्पन्न प्रकाश एवं ऊष्मा होती है। हमारे आकाश में अरबों तारे हैं। बहुत से तारे हमसे इतने ज़्यादा दूर हैं कि उन्हें हम बिना शक्तिशाली दूरदर्शी के नहीं देख सकते हैं। हमारा सूर्य भी एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट है। दोस्तों, आकाश में यदि आप देखेंगे तो कई अन्य तारे भी हैं, करोड़ों अरबों तारा हैं। जैसे ही अन्य तारा हैं, जो तारा होते हैं दोस्तों, इनको प्रकाश किसी दूसरे से नहीं बल्कि इनके स्वयं में प्रकाश होता है, इन्हीं से उजाला होता है। तो जो हमारा सूर्य है इसका भी स्वयं का प्रकाश है। ठीक, अब हम लोग जब नीचे से देखते हैं सूर्य को, बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में जो सूर्य है वो हमारे पृथ्वी से कईयों गुना बड़ा है। ठीक है, अब इसको देखने के लिए हम लोग यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रयोग देखते हैं कि कैसे ये पता चलता है। तो दोस्तों कह रहा है कि आकाश में अनेक तारे हैं जो हमारे सूर्य से भी बड़े हैं, परंतु ये तारे चंद्रमा से भी छोटे एवं कम प्रकाशवान दिखाई देते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है। तो कह रहा है आप नज़दीक के किसी वृक्ष को देखें, तत्पश्चात अब देखने के बाद उसे या उससे बड़े आकार के किसी दूर के वृक्ष को देखें। देखने के बाद तुलना करें, आप विचार करें कि दूर का वृक्ष समान या बड़े आकार का होने पर भी मान लो जो दूर लगा हुआ है पेड़ वो भी आपको छोटा दिखाई देगा, अगर जो नज़दीक आपके पेड़ लगा हुआ है वो आपको बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, इस प्रकार ऊंचे उड़ते हवाई जहाज एवं पक्षी के छोटा दिखने पर भी विचार करें। दोस्तों, जो पक्षी होता है नज़दीक रहता है तो बड़ा दिखता है, लेकिन जहाँ आपने अगर आकाश में हवाई जहाज उड़ते हुए देखा होगा तो देखा होगा बहुत छोटा होता है। वास्तव में छोटा नहीं होता, वो बहुत बड़ा होता है। ऐसे जो सूर्य और चंद्रमा, तारे, ये सब आकाश में हमसे बहुत दूरी पे हैं। जैसे मान लीजिए सूर्य है, यहाँ पे मान लीजिए कि ये सूर्य है, हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं और सूर्य यहाँ पे है, तो हमसे बहुत सारी दूरियाँ हैं, लगभग ये 15 करोड़ किलोमीटर दूर होते हैं। इसीलिए हम लोग जब नीचे से सूर्य को देखते हैं तो वो जो सूर्य है वो छोटा दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में छोटा नहीं होता है, बल्कि सूर्य जो है बहुत भारी होता है, लेकिन जब वो ज़्यादा दूर होता है तो वो बहुत छोटा दिखाई देता है। ठीक, तो फिर हम लोग देखते हैं कि रात्रि के आकाश में तारों के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां दिखाई देती हैं। इन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं। दोस्तों, जो तारा दिखाई देता है रात में आपको आकाश में और एक समूह जो बनाता है, अलग अलग प्रकार की आकृतियां बनाती हैं, इन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं। खगोलीय पिंड के अनुसार आकाश में कुल 88 नक्षत्र मंडल हैं। इनमें से आसानी से पहचाने जाने वाले कुछ प्रमुख नक्षत्र मंडल हैं, जैसे ओरियन, आर्सा मेजर जिसे बिग बियर, कैरिनियस मेजर एवं ग्रेट जिसे डार्क कहते हैं, स्मॉल बियर और सप्तऋषि मंडल। प्राचीन काल से ही सप्तऋषि मंडल एवं ध्रुवीय तारे की सहायता से उत्तर दिशा का निर्धारण किया जाता है। दोस्तों, अगर आप आकाश में देखेंगे तो उत्तर साइड में एक 7 तारों का एक समूह होता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 तारों का समूह होता है। इसी को जो है यहाँ पे सप्तऋषि तारा कहा जाता है। अगर आप देखेंगे पूर्व साइड में तो आपको ध्रुव तारा दिखेगा, बहुत चमकता हुआ तारा होता है, उसी को ध्रुव तारा कहा जाता है। अब इसमें आगे बता रहे हैं कि सौरमंडल क्या होता है। दोस्तों, सौरमंडल की अब जानकारी इसमें दिया जाएगा। तो कह रहे हैं सूर्य जो है 8 ग्रह, इन ग्रहों के उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा, उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। जैसा कि आप यहाँ नीचे देख सकते हैं कि सौरमंडल में कौन कौन सी चीज़ होती है। तो देखिए यहाँ पे
कि सूर्य 8 ग्रह, सूर्य जो है वो स्वयं अपना सूर्य भी रहता है और इसमें 8 ग्रह भी होते हैं एवं कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम सौर परिवार भी कहते हैं। जो उसमें ग्रह होते हैं, 8 ग्रह होते हैं, कुछ पुच्छल तारा, उल्का पिंड, धूमकेतु, ये सब होते हैं। इन सबको मिला करके ही हम लोग सौरमंडल कहते हैं। ठीक, अब क्योंकि सौर परिवार का मुखिया सूर्य है, जो सबसे बड़ा है दोस्तों, सौरमंडल में सबसे बड़ा तो सूर्य है, तो सूर्य को ही जो है सौरमंडल का मुखिया कहा जाता है। यह जो है सौरमंडल के केंद्र में स्थित है और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल यानी खिंचाव के प्रभाव के कारण सौर परिवार के अन्य सभी सदस्य जैसे कि बुध ग्रह, पृथ्वी, मंगल, ये सभी लोग, सभी जो है अन्य सभी सदस्य सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। अब सूर्य के बारे में हम लोग देखते हैं दोस्तों। सूर्य को इंग्लिश में सन कहते हैं। तो सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। अत्यधिक गर्म गैसों से बना तारा है। जो सूर्य है वो बहुत ही गर्म गैसों से बना तारा है। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। यह बहुत बड़ा है और हमारी पृथ्वी जैसे लगभग 13 लाख गोले इसमें समा सकते हैं। दोस्तों, जो सूर्य है वो इतना बड़ा है कि पृथ्वी जितने बड़े बड़े 13 लाख गोला इसमें समा सकता है। यह समूचे सौरमंडल का ऊष्मा और प्रकाश प्रदान करता है। सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे पृथ्वी है तो यहाँ से सूर्य की जो बीच की दूरी है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक, आगे देखिए, यह समूचे सौरमंडल को ऊष्मा एवं प्रकाश प्रदान करता है। सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 19 सेकंड में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचता है। दोस्तों, जैसे मान लो जो ये सूर्य है, सूर्य का जो प्रकाश है ये जो है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है, 1 सेकंड में, तब जाकर के पृथ्वी पे 8 मिनट 19 सेकंड में ये सूर्य का प्रकाश पहुँच पाता है। ठीक, अब आगे हम लोग देख लेते हैं ग्रह। ग्रह को प्लैनेट कहते हैं इंग्लिश में। जो आकाशीय पिंड अपने तारे के चारों ओर निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाते हैं उन्हें हम लोग ग्रह कहते हैं। एक बार इस लाइन को और देखिए। जो आकाशीय पिंड अपने तारे के चारों ओर माने सूर्य के चारों ओर निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाते हैं उन्हें हम लोग ग्रह कहते हैं। इसमें स्वयं का प्रकाश व ऊष्मा नहीं होता। जैसे पृथ्वी, इसमें स्वयं इसका प्रकाश स्वयं का नहीं है। इसको प्रकाश जो मिलता है दोस्तों ये सूर्य से ही मिलता है। या मंगल के पास स्वयं का प्रकाश नहीं बल्कि सूर्य से ही मिलता है। ये अपने तारे के प्रकाश से यानी सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। किसी आकाशीय पिंड के ग्रह होने के लिए उनका आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से इनकी आकृति गोल या लगभग गोल हो तथा ये किसी अन्य ग्रह की कक्षा को ना काटते हों। कक्षा का मतलब है दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये ऐसे गोल गोल है तो अपनी पृथ्वी ऐसे ऐसे घूम रही है यहाँ पे, लेकिन ऐसा ना हो कि ये यहाँ पे मान लीजिए इसके मंगल ग्रह है तो ये नहीं कि पृथ्वी इसका भी चक्कर उसके रास्ते पे चले जाए। ठीक है, इसको अपने रास्ते पे ही होना चाहिए। दूसरा, इतना गुरुत्वाकर्षण इसके अंदर होना चाहिए कि ये स्वयं जो है स्थायी रह सके, ना कि इधर उधर घूमता रहे। ठीक, आगे हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। ठीक, हमारे सौरमंडल में दोस्तों कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। पहले 9 थे लेकिन अब कितने हैं? 8 ग्रह हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार इनका क्रम है। तो सबसे पहले जो सूर्य, मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है तो सूर्य के जो सबसे पहले नज़दीक है वो है बुध ग्रह। दूसरा कौन है? शुक्र ग्रह। तीसरा कौन है? पृथ्वी। चौथा कौन है? मंगल। पाँचवा कौन है? बृहस्पति। छठा कौन है? तो यहाँ पे शनि आ जाएगा। फिर अरुण और वरुण, ये ऐसे क्रम से लगे हुए ग्रह हैं। ठीक, अब कह रहे हैं कि सौरमंडल के सभी 8 ग्रह अपनी धुरी पर लड्डू के भांति घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य व अरुण ग्रह को छोड़ करके शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह को छोड़कर शेष सभी ग्रह जो है घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य की विपरीत दिशा कहने का मतलब है दोस्तों ये लोग सब पूरब से पश्चिम को चक्कर लगाते हैं। ऐसे जैसे सुई चलती है तो पहले 1 जाएगी, 2 जाएगी, 3 जाएगी, 4, 5, ऐसे सभी ग्रह जो है चक्कर लगाते हैं। सिर्फ 2 ग्रह ऐसे हैं जो उल्टा लगाते हैं चक्कर। ठीक है, यहाँ पे देखिए विपरीत होता है कि उसके मतलब विपरीत में चले। यहाँ पे पहले 11, 12 ऐसे करके, क्योंकि जो पृथ्वी है यह पश्चिम से पूरब को घूमती है, लेकिन जो बाकी ग्रह हैं वो पूरब से किस साइड में घूमते हैं? पश्चिम को घूमते हैं। ठीक, अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। ये लोग अपने ही जगह पे सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं। ठीक, उसके बाद अपनी कक्षा में सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करते हैं और इन ग्रहों का अपनी धुरी पर झुकना या घूमना, जैसे मान लो ये अपनी धुरी पे यहीं पे घूमते रहते हैं, इसको
परिभ्रमण कहा जाता है। जब ये अपने ही जगह पे घूमते रहते हैं तब ये परिभ्रमण कहलाता है। एवं सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। दोस्तों ये दोनों बातें आपके लिए बहुत जरूरी है। जब कोई ग्रह अपने ही जगह पे घूमेगा तो परिभ्रमण कहलाएगा, लेकिन जब सूर्य के चारों ओर ही घूमने लगेगा तो ये परिक्रमण कहलाता है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं पृथ्वी के केस में। तो दोस्तों जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी जो है ये सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी तीसरा ग्रह है। पहले कौन आ जाता है? तो पहले बुध ग्रह आता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है तो पहले नंबर पे शुक्र, दूसरे नंबर पे यहाँ पे आता है शुक्र के बुध, और दूसरे नंबर पे शुक्र आता है, और तीसरे नंबर पे पृथ्वी आता है। तो वही कह रहा है सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ये भी आपको याद रखना है कि जो आकार देखा जाए कि सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, तो ऐसे में सबसे छोटा दोस्तों बुध ग्रह होता है और सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति ग्रह होता है। लेकिन जो पृथ्वी है 5वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है और हमारी पृथ्वी लगभग गोल आकार की है। ठीक, यह ध्रुव पर थोड़ी सी चपटी है। ध्रुव का मतलब होता है पृथ्वी जैसे मान लीजिए ये है तो ये वाला उत्तर ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव, तो यहाँ पे थोड़ा सा चपटा है ये। ठीक है, माने अंडा के आकार का है, चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है, माने ये बीच का भाग थोड़ा सा उभरा हुआ है, इसीलिए इसके आकार को भूआब यानी जियोड कहा जाता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर पाई जाती है, इसीलिए इसे हरित ग्रह यानी ग्रीन प्लेनेट भी कहा जाता है। पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण यह अंतरिक्ष से देखने पर नीला दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों पृथ्वी पे जल है उपलब्ध है, इसीलिए पृथ्वी जो है अंतरिक्ष यानी आकाश से यदि आप लोग देखेंगे तो यह आपको नीला दिखाई देगा। ठीक, अब कह रहे हैं पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण या अंतरिक्ष से देखने पर नीला दिखाई देता है। उसके बाद क्या होता है कि इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि पूरे सूर्यमंडल में सबसे ज़्यादा प्रकाश देने वाला कौन सा ग्रह है, तो वो हो जाएगा सूर्य ग्रह। आपसे पूछा जाएगा कि पूरे सूर्यमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आपको बताना है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक, अब कहेगा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो वो हो जाता है अपना बुध ग्रह। ठीक, आपको बुध ग्रह याद रखना है, ये सबसे छोटा है और सबसे बड़ा कौन है, बृहस्पति। और पृथ्वी कितने नंबर पर आता है, तो ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। जो पृथ्वी है ये सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक, आप पूछेगा सौरमंडल में जीवन कहाँ पाया जाता है, तो आपको याद रखना है कि पृथ्वी पे ही सिर्फ अब तक जीवन पाया जाता है। पूछेगा पानी कौन से ग्रह पे पाया जाता है, तो पृथ्वी पे ही सिर्फ पानी अभी तक पाया गया है, इसके सिवाय और कहीं पे पानी नहीं पाया गया है। तो ये चीज़ आपको नोट रखना है। ठीक, अब कह रहा है इसे भी जाने, अब ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी जानना आपको है। कह रहा है खगोलविदों के अनुसार कई तारों के पास हमारे सौरमंडल की भांति ग्रहों, उपग्रहों आदि की आकाशीय पिंडों से बना सुव्यवस्थित तंत्र हो सकता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है दोस्तों कि जैसे अपने पास पृथ्वी है, ऐसे ब्रह्मांड में कहीं और भी पृथ्वी हो सकता है, कहीं और पे भी सूर्य हो सकता है। ठीक, आगे कह रहा है अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई पड़ती है, जबकि पृथ्वी का वायुमंडल अंतरिक्ष से देखने पर काला दिखाई देता है। ठीक, जो पृथ्वी के ऊपर जो लेयर होता है दोस्तों उसको वायुमंडल कहते हैं, और जब वो ऊपर से दिखाई देता है, कोई देखता है अंतरिक्ष से तो काला काला दिखाई देता है, जबकि पृथ्वी जो है आप ऊपर से देखेंगे तो देखो ऐसे ही पृथ्वी दिखाई देता है। जब कोई ऊपर चला जाता है, ऊपर से फोटो खींचता है तो पृथ्वी की ऐसे जो है फोटो आती है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं। कह रहा उपग्रह। अब उपग्रह क्या होता है, सैटेलाइट। कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं और अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण इनको क्या कहा जाता है, उपग्रह कहा जाता है। ठीक, इनको उपग्रह कहते हैं, तो इनको क्या कहा जाएगा, उपग्रह कहा जाता है। जैसा चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। अब दोस्तों जो पृथ्वी है इसका उपग्रह कौन है, चंद्रमा है। ठीक, यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। दोस्तों उपग्रह भी दो प्रकार के होते हैं, एक मानव जो है उपग्रह को बना करके लॉन्च करता है, सैटेलाइट जो है ऊपर लॉन्च करता है, और एक प्राकृतिक बने होते हैं। जैसे चंद्रमा जो है वो हमारे पृथ्वी का भी सूर्य जो है चक्कर लगा रहा है, तो वो पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि जो सबसे पहले आता है सूर्य के नज़दीक वो कौन सा है, तो बुध ग्रह। और बुध ग्रह जो है भूरा कलर का है। ठीक है, और कितना दूर है, तो ये 5 करोड़ किलोमीटर दूर है। और यहाँ पे जो है इसका व्यास कितना, व्यास माने ये वाला ऐसा गोल गोल है तो ये व्यास होता है। ठीक, तो इसका जो व्यास है वो है 4878 किलोमीटर। और जो बुध ग्रह है यहाँ पे दिन, एक साल कितने दिन का होता है, तो 58 दिन का होता है। ठीक, यहाँ पे अपने अक्ष पर चक्कर लगाने का समय ये 58 दिन में एक चक्कर दोस्तों लगा लेता है। और सूर्य की परिक्रमा कितने समय में कर लेता है, तो ये 88 दिन में, यानी कि जो बुध ग्रह है इस पे एक साल जो है 88 दिन में हो जाता है। ठीक, अब है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह हल्का पीला दिखाई देता है और ये 10 करोड़ किलोमीटर सूर्य से दूर है और इसका जो व्यास है वो 12,104 है। और यहाँ पे एक साल कितने दिन का होता है, तो 243 दिन का होता है। अब आप एक साल वाले में कन्फ्यूज होंगे शायद, तो दोस्तों जैसे पृथ्वी पे 366 दिन में या 365 दिन में जो है एक साल होता है, ऐसे शुक्र ग्रह पे 243 दिन में एक साल होता है। और जो बुध ग्रह है, सॉरी, ये जो है इसका चक्कर लगाता है, सूर्य का चक्कर लगा, अपने ही उस पर चक्कर लगा लेते हैं और 225 दिन का यहाँ पे एक साल होता है। ठीक,
अब आगे कह रहा है पृथ्वी। पृथ्वी नीला ग्रह है, ये नीला दिखाई देता है और लगभग 15 करोड़ किलोमीटर ये दूर है और इसका व्यास जो है 12,756 है। ठीक, अब ये यहाँ पे एक ये चक्कर कितना लगा लेता है, अपने ही अक्ष पे घूम लेता है। तो ये अपने अक्ष पे दोस्तों 24 घंटे के अंदर ही एक कक्षा पूरा कर लेता है, माने सुबह 24 घंटे बाद हो ही जाता है। और 365 दिन का यहाँ पे जो है वो होता है एक साल। और एकमात्र उपग्रह है इसका चंद्रमा। अब आता है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह लाल भूरा कलर का होता है और इसका 6,750 व्यास है। 24 घंटे में अपना एक कक्षा पूरा कर लेता है और 687 दिन में जो है ये एक साल यहाँ पे होता है। अब बृहस्पति ग्रह गुलाबी कलर का है और ये इसका व्यास 1,42,984 है और ये 9 घंटे में एक चक्कर अपना पूरा कर लेता है और 11 साल में इसका एक साल पूरा होता है। हमारे यहाँ का 11 वर्ष, इनके यहाँ का एक साल होता है। ठीक, अब है शनि ग्रह। शनि सुनहरा थोड़ा सा पीला है और इसका व्यास 1,20,536 है। ये 10 घंटे में अपना एक कक्षा पूरा कर लेता है। इसमें 29 वर्ष का एक साल होता है। जो हमारे यहाँ जब 29 साल पूरा हो जाता है तब इनके यहाँ एक साल पूरा होता है। अरुण ग्रह, ये आसमानी कलर का होता है अरुण और इसका व्यास 51,118 है। ये 17 घंटा में अपने ही अक्ष पे घूम लेता है। अपने अक्ष बोले तो ये गोल गोल है ना, तो अपने ही अक्ष पे घूमने को अपना अक्ष कहते हैं। तो ये 10 घंटा में घूम लेते हैं, ये 17 घंटा में घूम लेते हैं और 84 वर्ष में इनका एक साल होता है। जो हमारे यहाँ का 84 साल होता है वो उनके यहाँ का एक वर्ष होगा। अब आता है वरुण ग्रह। तो वरुण ग्रह हरा आसमानी कलर का होता है और इसका जो व्यास है 49,528 है और ये 16 घंटा में जो है अपना एक अक्ष पूरा कर लेता है और 164 साल में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। ये सूर्य का चक्कर लगाने वाला दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा आप लोग कि जो ये वाला है ये सूर्य का चक्कर लगाने वाला दिया हुआ है कि एक चक्कर सूर्य का ये लोग कितने दिन में लगा लेते हैं। और यहाँ पे जो ये दिया है ये इनके उपग्रह हैं। अब इस समय सबसे ज़्यादा शनि के उपग्रह हैं। ठीक, अब नीचे देखिए नोट कह रहे हैं कि जो ये हैं शनि एवं यूरेनस ग्रह के चारों ओर विशेष प्रकार की वलय है। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं कि क्षुद्र ग्रह क्या होता है। तो कह रहे हैं कि मंगल ग्रह एवं बृहस्पति ग्रह, ठीक है, यहाँ पे मंगल ग्रह एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षा के बीच असंख्य छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं। ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। जो मान लीजिए यहाँ पे ये बृहस्पति ग्रह है तो इसमें छोटे छोटे कंकड़ पत्थर भी ऐसे उड़ते रहते हैं इनके साथ। ठीक है, ये सब उड़ते रहते हैं, इसी को जो है क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ठीक, अब देखिए कह रहा है मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच असंख्य छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं, माने कंकड़ पत्थर उड़ते रहते हैं। ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। खगोलविदों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रहों के टुकड़े हैं, माने इन्हीं के टूट टूट करके वो बन गए हैं, जो करोड़ों वर्ष पहले विस्फोट से बिखर गए थे। मान लो पहले कहा जाता है कि पहले पृथ्वी ऐसे गोल गोल था एक जगह और ये जब ब्लास्ट हुआ ना तो ऐसे पूरा संसार में बिखर गया। इसी से पृथ्वी बना, इसी से सूर्य बना, इसी से मंगल ग्रह, तमाम चीज़ इसी से जो है बन गए। इस वाले घटना को बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। ठीक, इसको क्या कहते हैं, बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। तो कोई छोटा छोटा टुकड़ा हो गया, वही आज इसके बीच बीच में उड़ता रहता है। ठीक, वही इसके बीच में क्या करता है, उड़ता रहता है। आगे देखिए अब कह रहा है उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या है, तो दोस्तों उल्का पिंड धूल व गैसों से निर्मित छोटे छोटे पिंड अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। जब ये पिंड घूमते घूमते पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं तो वर्षण के कारण, माने वर्षा बारिश के कारण या घर्षण के कारण ये जलने लगते हैं। जैसे नीचे पहुँचेंगे जल जाएंगे, आप लोगों ने देखा होगा, कह रहे हैं जीव जा रहा है। ठीक है, इसको मान दो मन्नत पूरा हो जाता है, वही होता है अपना उल्का पिंड। तथा ये तेज से पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं, इसे ही टूटता हुआ तारा कहा जाता है। प्रायः ये छोटे छोटे पिंड या वायुमंडल में ही जलकर नष्ट हो जाते हैं, जिन्हें उल्काशम कहा जाता है। कभी कभी ये पिंड पूर्ण रूप से जलकर नष्ट नहीं हो पाते तथा इनका कुछ अवशिष्ट भाग पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाता है। इस अवशिष्ट पिंड को उल्का पिंड कहा जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा आकाश में ऐसे जलते हुए जाता है, ऐसे, ठीक है, जलते हुए उड़ते हुए आता है, इसी को उल्का पिंड कहा जाता है। ठीक, इसी को क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। सब लोग कहते हैं जीव जा रहा है। ठीक, आगे देखिए पुच्छल तारा। अब पुच्छल तारा क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए पुच्छल तारे अथवा जो है धूमकेतु, पुच्छल तारा या फिर धूमकेतु बर्फ, धूल और गैस के बने आकाशीय पिंड होते हैं और अक्सर ये आकाशीय पिंड अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के पास आ जाते हैं। सूर्य के ताप के कारण इनकी गैसीय धूल बर्फ वाष्प में बदल जाती है और यही वाष्प मुख्य पिंड के रूप में लंबी से चमकती हुई पूंछ के रूप में निकल जाती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तारे का सिर सूर्य की तरफ तथा पूंछ हमेशा बाहर की तरफ होती है, जो हमें चमकती दिखाई देती है। ठीक, आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह एक ही सूर्य के चारों ओर निरंतर चक्कर लगा रहे हैं, फिर भी कभी आपस में टकराते नहीं, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? ये आप अगर सोचते हैं तो आइए करके देखें। तो दोस्तों कह रहा है कि विद्यालय परिसर में एक बच्चा जो है सूर्य बनकर खड़ा हो जाता है यहाँ बीच में। ठीक,
अब सौरमंडल के चित्र में दिखाए गए विभिन्न ग्रहों के दीर्घवृत्ताकार, ये जो ऐसे आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ, इसको दीर्घवृत्ताकार बोला है। मार्ग के अनुसार जमीन पर लकड़ी, चूना या चाक की सहायता से निशान बना लें। अब 8 बच्चे क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण बनकर अलग अलग दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर खड़े हो जाएं और अपने व्यावहारिक मार्ग पर सूर्य के चारों ओर घूमें। कितनी भी देर तक किसी भी गति से आप चलते रहें, कभी कभी आपस में टकराएंगे नहीं, ठीक, कभी नहीं टकरा देंगे दोस्तों। उसके लिए क्या होता है, वो फिक्स है कि इतने ही दूरी पे वो लोग घूमते हैं, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि कुइपर या मेखला क्या होता है। तो कह रहा है यह नेपच्यून के पास सौरमंडल के आखिरी सिरों पर एक तस्तरी के आकार की विशाल पट्टी है। इसमें असंख्य खगोलीय पिंड उपस्थित हैं जिसमें कई बर्फ से बने हैं और धूमकेतु इसी क्षेत्र से आते हैं। खगोलविदों के अनुसार यहाँ ग्रह जैसे कई बड़े आकाशीय पिंड भी हो सकते हैं और प्लूटो भी इसी मेखला में स्थित था। अब देखो क्या हुआ कि हमारे सौरमंडल में अगस्त सन 2006 के पहले 9 ग्रह माने जाते थे, जिसमें यम था यानी प्लूटो 9वां ग्रह था। यह नेपच्यून की कक्षा का अतिक्रमण करता था। अतः 24 अगस्त सन 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलविद संघ ने IAU ने यम को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले तो 9 ग्रह होते थे, ठीक, अब उसमें 8 ग्रह कैसे हो गए। तो आपको बताना है कि सन 2006 में जो है यम ग्रह को बाहर निकाल दिया गया क्योंकि वो सबसे छोटा था और कक्ष भी दूसरे के कक्ष में घूमने चला जाता था, ठीक। जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं क्लास में, अब दूसरे के क्लास में जाओगे बार बार, क्लास में दूसरे के जाओगे बार बार, तो एक दिन आपको विद्यालय से निकाल दिया जाएगा, ठीक। यही काम जो है होता है यम के साथ। अब आगे हम लोग देखते हैं ब्रह्मांड। अब ब्रह्मांड क्या होता है तो देखो यहाँ पे ब्रह्मांड आपने तारों भरे खुले आकाश में एक और आकाश गंगा, सफ़ेद पट्टी की तरह चमकदार पत्थर मार्ग को देखा है। यह करोड़ों तारों का समूह है। इस पट्टी को आकाश गंगा कहते हैं, ठीक। आपने देखा होगा कि ऐसे वाइट दिखता रहता है आसमान में, खूब ज़्यादा तारे इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक, उसी को हम लोग आकाश गंगा कहते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि इस पट्टी को आकाश गंगा कहते हैं। हमारी आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी है। अब ये पूछा जा सकता है आपसे कि हम लोग जिस आकाश गंगा में रहते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसे मंदाकिनी कहते हैं। जो भाग पृथ्वी से दिखाई देता है उसे मिल्की वे कहते हैं। इसका आकार सर्पिलाकार या तस्तरी से जैसा होता है। इसमें लगभग 1 अरब तारे हैं और हमारा सौरमंडल इसी आकाश गंगा का एक भाग है। अब छोटी देर के लिए दोस्तों समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए आप भारत में रह रहे हैं। अब भारत कहाँ है, एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप कहाँ है, पृथ्वी पर। पृथ्वी कहाँ है, सौरमंडल में। सौरमंडल कहाँ है, तो आकाश गंगा में। आकाश गंगा कहाँ है, ब्रह्मांड में, ठीक। तो ये आकाश गंगा दूसरा नंबर है ऊपर से, ये ब्रह्मांड है, ये आकाश गंगा है, ठीक है। अब कह रहा है कि हमारी आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी है। जो भाग पृथ्वी से दिखाई देता है उसे मिल्की वे कहते हैं और इसका जो है आकाश सर्पिलाकार तस्तरी है। इसमें लगभग 1 अरब तारे हैं। हमारा सौरमंडल इसी आकाशगंगा का एक भाग है। इस प्रकार की करोड़ों आकाशगंगाएं मिलकर हमारे ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। माने कईयों, जैसे हमारे पृथ्वी पे कई जो है महाद्वीप हैं, उनमें कई देश हैं, ऐसे तब पृथ्वी पे जो है मानववास बना, ऐसे बड़ा होकर करके महाद्वीप से पृथ्वी ऐसे हुए हैं। क्या आपने विचार किया है कि हमारे ब्रह्मांड में आकाशगंगा, सूर्य, पृथ्वी आदि आकाशीय पिंडों की। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि क्या आपने विचार किया कि हमारे ब्रह्मांड में आकाशगंगा, सूर्य, पृथ्वी आदि आकाशीय पिंडों की उत्पत्ति कैसे हुई है। आइए जानें। तो दोस्तों इसके लिए सबसे जो मान्यता वाला थ्योरी है उसको कहते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति यानी बिग बैंग थ्योरी। इससे पहले हम लोग ये ऊपर वाला थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये वाला हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। यहाँ पे कह रहा है प्रकाश वर्ष। अब प्रकाश वर्ष क्या होता है, कह रहा है यह जो है दूरी मापने की इकाई होती है प्रकाश वर्ष। प्रकाश द्वारा अंतरिक्ष में 1 वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। इसकी माप लगभग 946 खरब 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर होती है। तारों के मध्य दूरी, आकाशगंगा का आकार, आकाशगंगाओं के मध्य दूरी आदि दूरी मापने में इसका प्रयोग करते हैं। हमारी आकाशगंगा इतनी विशाल है कि प्रकाश की गति से चलने पर इसके एक सिरे से दूसरे सिर तक जाने में 1 लाख वर्ष लगेंगे। अब इसको ये समझ लीजिए दोस्तों कि जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, यहाँ पे सूर्य है, तो जो प्रकाश चलता 1 वर्ष में जितना दूर चलेगा इसी को 1 प्रकाश वर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाएगा इसको, 1 प्रकाश वर्ष, ठीक। इसको काम क्यों आता है, तो यहाँ पे मान लीजिए पृथ्वी है, यहाँ सूर्य है, यहाँ पे आकाशगंगा है, तो इसके बीच में जो दूरी है इसको नापने का काम करता है ये प्रकाश वर्ष, ठीक है।
अब हम लोग देख लेते हैं कि बिग बैंग थ्योरी क्या है। तो बता रहे हैं कि आज से लगभग 13 अरब वर्ष पहले पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक गर्म और सघन छोटे से गोले के रूप में था। अधिक गर्मी और सघनता के कारण, सघन माने इकट्ठा होने के कारण, इसमें अचानक विस्फोट हो गया। इस विस्फोट को बिग बैंग कहा जाता है। विस्फोट के बाद ब्रह्मांड तेजी से फैलने लगा और यह फैलाव आज भी जारी है। बिग बैंग की घटना के कुछ करोड़ वर्ष बाद तारों और आकाशगंगाओं का निर्माण होने लगा। वास्तव में आकाशगंगा का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम गैसों तथा धूल कणों से बने विशाल बादल के इकट्ठा होने से हुआ है। आकाशगंगा को बनाने वाले इन बादलों को निहारिका कहा जाता है, यानी नेबुला कहा जाता है। कहते हैं गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण इन बादलों में गैसीय पिंड बने, जिससे तारों का निर्माण प्रारंभ हुआ। आकाशगंगा के केंद्र, दोस्तों कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि जैसे इनका कहने का मतलब था कि यहाँ पे मान लीजिए कोई इकट्ठा पदार्थ रखा हुआ है, जब ये ब्लास्ट होगा, इकट्ठा खूब इसके ऊपर दबाव लगाया जाएगा, ये ब्लास्ट होगा तो ये बिखर जाएगा, चारों तरफ ऐसे बिखर जाएगा। ठीक, अब ये बिखरेगा तो इसी को कहा गया है ब्रह्मांड। कहा जाता है कि पहले इकट्ठे था और जब ये फटा तो ये बिखर रहा है, इसी को कहा गया बिग बैंग थ्योरी। ये कब हुआ था? तो ये आज से 13 अरब वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, या अब यहाँ पर आप आकाशगंगा को देख सकते हैं और बिग बैंग थ्योरी को यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए कि यहाँ जो है ये वाला ब्रह्मांड है, ये मंदाकिनी है, ये सौरमंडल, अपना सौरमंडल यहाँ है। सौरमंडल से बड़ा क्या होता है? मंदाकिनी। मंदाकिनी से बड़ा क्या होता है? ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड, ये कई जो है मंदाकिनियाँ, इसमें कई आकाशगंगा मिलती हैं, तब जा करके ब्रह्मांड बनता है। और कई सौरमंडल मिलते हैं, तब जा करके क्या बनता है? यहाँ पे जब कई सौरमंडल मिल जाएंगे तब बनेगा आकाशगंगा। जो अपने वाला है उसका नाम है मंदाकिनी आकाशगंगा। ठीक, और यहाँ है अपना सौरमंडल। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति ग्रह है। सबसे छोटा कौन है? बुध ग्रह है। हम लोग कौन से पे रहते हैं? पृथ्वी पे रहते हैं। ठीक है, सबसे दूर कौन है? तो वरुण ग्रह है। और सूर्य से सबसे नजदीक कौन है? तो ये हो जाएगा अपना बुध ग्रह। ठीक, अब कह रहा है सबसे दूर स्थित मंदाकिनी से चले प्रकाश को हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में 1,000 करोड़ वर्ष लग जाएंगे। अगर मान लो यहाँ से प्रकाश चलता है तो हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में कितना? 1,000 करोड़ वर्ष लग जाएंगे। प्रकाश को आकाशगंगा के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में 1,00,000 वर्ष लगते हैं। माने यहाँ से प्रकाश अगर चलता है, ये देखिएगा आप, अगर प्रकाश यहाँ से चलता है तो इस कोने तक पहुंचने में इसको कितना समय लगेगा? 1,00,000 वर्ष लग जाएगा। अब कह रहा है प्रकाश जो है 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से चलता है, फिर भी सौरमंडल पार करने में 24 घंटे लगते हैं। यह है सौरमंडल। यहाँ से मान लीजिए यहाँ पृथ्वी, तो इसको पार करने में इतना समय, मान लीजिए यहाँ पे अपना पृथ्वी है और यहाँ पे जो है सूर्य है, तो इसको पूरा इसे पार करते हुए, यहाँ से पार करते हुए यहाँ तक पहुँचने में इसको 24 घंटा लग जाता है। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि ये लगते हैं एक विशाल ब्लैक होल है। ठीक है, में आकाशगंगा में एक जो है विशाल ब्लैक होल है जो गुरुत्व केंद्र का कार्य करता है। इसके कारण आकाशगंगा का अस्तित्व बना रहता है। हमारा सूर्य अपनी आकाशगंगाओं में लगभग 100 अरब तारों में से एक तारा है। आज से लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व मंदाकिनी आकाशगंगा की बाहरी भुजा में हमारे तारे सूर्य का जन्म हुआ है। सूर्य अपने जन्म से ही आकाशगंगाओं के केंद्र में परिक्रमा कर रहा है। ठीक, वर्तमान में यह आकाशगंगा की बीच की भुजाओं में स्थित है, माने यहाँ बीचों बीच में है। ठीक है, आकाशगंगा। इसकी उत्पत्ति कुछ समय के बाद उसके चारों ओर छोटे छोटे आकाशीय पिंडों का और गैसीय बादलों का संचयन होने लगा। इस संचयन के परिणाम स्वरूप, जब ये संचयन हो गया तो इसके बाद क्या हुआ? तो इस संचयन के परिणाम स्वरूप ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, पुच्छल तारों आदि का निर्माण होने लगा। इस प्रकार धीरे धीरे हमारा सौरमंडल अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया। अब सबसे जो मेन पॉइंट है दोस्तों, वो ये आपको ये वाला पढ़ना है। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहा है ब्लैक होल एक ऐसा आकाशीय पिंड है जिसका बहुत अधिक भार अथवा द्रव्यमान अत्यंत सीमित स्थान पर एकत्र रहता है, अर्थात इसका घनत्व बहुत अधिक होता है। इस कारण ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली होता है कि कुछ भी खिंचाव आकर्षण से बच नहीं सकता। यहाँ तक कि यह अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है, अर्थात इसमें जाने वाला प्रकाश भी इसके बाहर नहीं आ पाता, इसीलिए यह दिखाई भी नहीं देता। इसके स्थान पर केवल काला रंग ही दिखाई देता है, इसीलिए इसे किर्श या बीवर या काला ब्लैक होल कहा जाता है। अब कहने का मतलब दोस्तों यह है कि मान लीजिए कह रहे हैं कि यहाँ पे ये पूरा ब्रह्मांड है। ठीक है, ये ब्रह्मांड है, इसी के अंदर अपना आकाशगंगा है और इसके अंदर अपना सौरमंडल है, इसके अंदर पृथ्वी है। अब ये सौरमंडल के यहाँ पे पृथ्वी है। ठीक है, यहाँ पे पृथ्वी है। अब कह रहा है यहाँ पे कहीं ब्लैक होल है। ये लोग, जितने लोग इसके अंदर जाएंगे ना ब्लैक होल के, ये ख़त्म हो जाएंगे, जल जाएंगे उसी में, ब्लैक होल में। ठीक है, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। नेक्स्ट पार्ट जो है दोस्तों, बस मैं कल ही लॉन्च कर दूंगा, इसमें नेक्स्ट पार्ट पढ़ा दूंगा आप लोगों को। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, इसको मन लगा करके दोस्तों पढ़िए। पूरा चैप्टर मैंने इसको पढ़ाया है अच्छे से।